नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पूरा सैम्पल पेपर होगा क्लास 11th केमिस्ट्री का। हम लोग फिजिक्स का पहले डाल चुके थे, कई बच्चे केमिस्ट्री के लिए कह रहे थे, तो इसीलिए केमिस्ट्री का पेपर डाला गया है। ये 70 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का होता है। तो पहले तो एमसीक्यूज आएंगे, 16 एमसीक्यूज इसमें होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया हाईएस्ट मास इसमें किसका है। देखिए मोल दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं और फॉर्मूला दिया है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है। यहाँ से आप मास निकाल लेंगे। सिंपल क्या करिएगा, नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सब में सेम ही है, वन ही है। तो जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा वही मास सबसे ज़्यादा होगा। और मोलर मास सबसे ज़्यादा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, मतलब H2 + O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि 16 ग्राम वाटर है, 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ में। अब आपसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ वाटर फॉर्म, तो वाटर कितना फॉर्म होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा होता है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर क्या है, 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन दिया है, तो देखिए अगर 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन है तो ये 4 ग्राम से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, केवल 2 ग्राम से रिएक्ट कर पाएगा, और 2 ग्राम जो इसका हाइड्रोजन होगा वो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो 16 + 2 क्या हो जाएगा, 18 ग्राम इसमें आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन स्पीशीज, आपको यहाँ पर साइज का ऑर्डर बताना है, क्या होगा। तो सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो आई माइनस है सबसे बड़ा, तो इसमें इसमें दोनों में आई माइनस ही दिया है। ठीक है, उसके बाद आई होगा और फिर आई प्लस होगा, तो सी ऑप्शन सबसे बड़ा है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन NH3, अब NH3 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड इन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। देखिए रिएक्टेंट का अगर कंसेंट्रेशन को डिक्रीज किया जा रहा है तो सिस्टम मतलब इन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, किसी भी सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मेनली लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा, फेवरिंग द रिएक्टेंट, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, देखिए यहाँ पर बात हो रही है CH3COONA की, और इसकी रिएक्शन हो रही है CH3COOS से। द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस्ड, तो जो आयनाइजेशन है एसिटिक एसिड का वो सप्रेस हो गया। किस वजह से सप्रेस हुआ, तो इसके लिए कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो सी बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे CH3COO माइनस है, यहाँ पर भी CH3COO माइनस चार्ज होगा, तो इसीलिए कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम इन NiAlH4, तो Al का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका +1 होता है, +1। इसके बाद +Al मान लीजिए, और हाइड्रोजन का यहाँ पे प्लस ना मान के माइनस मानना पड़ेगा, हाइड्रेट के फॉर्म में होगा ये। इज इक्वल टू क्या कर दिए, 0 कर दिया, यहाँ से एल्युमिनियम आ जाएगा 4 - 1, मतलब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। व्हाट इज द IUPAC नेम, अब इसका IUPAC नेम आपको बताना है। इसका IUPAC नेम क्या है, मेथॉक्सी इथेन है। ठीक है, मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है, मतलब ना ही हीट बाहर निकलती है ना ही हीट अंदर जा सकती है, तो डेल्टा क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, तो ए ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस गलत है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, देखिए यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। पहला तो है HCl जो है उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, प्रोपीन से हो रही है। और क्या है, प्रेजेंस ऑफ peroxide है, क्योंकि ये प्रेजेंस और एब्सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेन को बदल देता है, मतलब जो डबल बॉन्ड होती है उसको क्लोरीन जो लगेगा वो फर्स्ट पे लगेगा कि सेकंड पे लगेगा, वो ये peroxide डिसाइड करता है। तो यही इसमें पूछा गया कि जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, तो 2 क्लोरोपेंटेन यहाँ पर फॉर्म होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वुड्स रिएक्शन, देखिए वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड कौन सी बात सही है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्कीन्स बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम मेटल,
ठीक है। इन ईथर, इसमें क्या कहा गया, देखिए पहले में कहा गया एल्कीन बनाना, एल्कीन नहीं बनाते, एल्केन बनाते हैं इससे। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन से क्या बनता है, एल्केन बनता है बाय रिएक्शन। बाकी चीज़ें सही थी, बस क्या गलत था, यहाँ पर एल्कीन नहीं एल्केन होना चाहिए। बी ऑप्शन ठीक है। असर्शन रीजन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल। तो 4s पहले फिल किया जाता है एज कम्पेयर टू 3d, बात बिल्कुल सही है। द एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लोअर, हाँ क्योंकि जो 4s ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 3d ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। 14 पे आते हैं, द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री। देखिए वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होता है ये 104.5 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल हैज टू लोन पेयर, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, विच कॉजेज रिपल्शन एंड रिड्यूस द बॉन्ड एंगल, और ये बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ए ऑप्शन सही है। असर्शन सही, रीजन सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। वैसे होना कितना चाहिए था 120, लेकिन रिपल्शन की वजह से क्या रह गया, 104 रह गया। 15th पे आते हैं, द IUPAC नेम ऑफ C6H5OH इज बेंजाइल अल्कोहल। तो C6H5OH जो है ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये गलत दिया हुआ है। अगला क्या है, द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फिनॉल, इसको फिनॉल कहा जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर में, तो ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, ये गलत है, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। लोअर एल्केन्स कार्बन 1 टू कार्बन 4 एग्जिस्ट एज गैसेज एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए इसमें पूछा गया कि जो लोअर एल्केन्स ऐसे मीथेन, इथेन, ब्यूपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन जो है, ये सब के सब रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्केन का वो इंक्रीज करता है जब मतलब जब उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, बिल्कुल सही है, और इसी वजह से वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी सही है। देखिए यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्स दिया है, इसी वजह से गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करें क्योंकि वीक होगा इसमें, तो असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगले में कहा गया पोस्टुलेट्स बताने हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो बहुत बेसिक सा है, ये आप पढ़े भी होंगे कि मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ होता है, एटम्स को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। और अगर सेम टाइप का एलिमेंट है तो उसके एटम्स भी सिमिलर होंगे, और अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उसके एटम भी डिफरेंट होंगे। और कंपाउंड का फॉर्मेशन जब होता है तो एटम का जो मतलब एटम जो कंबाइन करते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन करते हैं, तो ये बहुत बेसिक सा है। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। देखिए लॉ पूछा गया, बात याद रखिएगा। तो लॉ सिंपल सी चीज कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, बस ये याद रखिए, दे आर पीरियोडिक फंक्शन। अब यहाँ पर दो दिया है, मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है, लेकिन मेंडलीव में आप देखेंगे तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास है, ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस नहीं है, बाकी तो पेयर टेबल ही अलग है पूरी, लेकिन जो लॉ है उसमें यही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19th पे आते हैं। 19th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया, पहला क्वेश्चन ही इसका ठीक है, pKa of acetic acid, pKb of अमोनियम क्लोराइड आर 4.76, मतलब pKa की वैल्यू दी है 4.76, pKb की वैल्यू दी है 4.75। कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन। तो pH का जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, pH का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या हो जाएगा, 7+1/2 pKa माइनस pKb, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लगा लीजिए, तो 7 तो रहेगा ही रहेगा, +1/2 पी के देखिए कितना दिया था आपके पास में, 4.76 दिया है, 4.76 माइनस 4.75, तो ये 0.01 इसमें और ऐड हो जाएगा, मतलब 7+1/2 इंटू 0.01, तो ये आ जाएगा 7.005, ऐसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं, हो जाएगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ पॉइंट 10⁻⁻8 MHCl सोल्यूशन एट, इतना यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको पीएच निकालना है। देखिए पीएच निकालना होता आसान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा झंझट करना पड़ेगा। चलिए इसका हम आंसर आपको फिलहाल बता देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। इसका जो पीएच आ रहा है वो 6.98 आएगा, ठीक है, 6.98 पीएच आएगा इसका, आप इस बार अपने आप से देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। मेनली ये कार्बन हाइड्रोजन वाला जो होता है उसमें एक होता है, और मेनली होगा क्यों ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के, और कहाँ पहुंच रहे हैं वो, तो जो भी उनके आसपास एम्प्टी या पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं, तो उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो ये पोलराइजेशन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या करता है, पोलराइजेशन कर देता है अलोंग कार्बन चेन में, ठीक है। तो ये मेनली क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट ये पोलराइजेशन का काम कर रहा है। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्कीन ऑफ ऑन ओजोनलिसिस गिव्स इथेनॉल ओनली। तो कोई एक एल्कीन है जो केवल क्या दे रही है, इथेनॉल दे रही है। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूपीएससी नेम ऑफ दैट एल्कीन। तो देखिए सिंपल सा काम है, इथेनॉल अगर दे रही है तो उसमें 4 कार्बन एटम्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये तो पहले 3 पहले से ही है, CH हो जाएगा, यहाँ पे भी CH और यहाँ पे भी CH3। अब जब होगा क्या, ओजोनलिसिस जब होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप ओजोनलिसिस जब करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये चीज़ हटेगी। तो देखिए CH3CHO यहाँ भी बन जाएगा, CH3CHO यहाँ से भी बन जाएगा। अब 2 CH3CHO बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 2 एल्कीन 2 इथेनॉल बन रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, स्ट्रक्चर आप सीधे सीधे केवल इसी का बना दीजिएगा। और ये है क्या, ये ब्यूटूइन है। क्या है ये, ब्यूट टू इन है, या टू ब्यूटीन भी आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कंपाउंड कंटेन्स। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पे देखिए सबकी परसेंटेज दी गई है। हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.07, कार्बन की 24.27, और यहाँ पर क्लोरीन की 71.65। करना क्या है, मोलर मास दिया है 99, आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताना और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो देखिए एम्पेरिकल फार्मूला बहुत आसानी से बताया जा सकता है। तो पहले आप क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो जितना आपको परसेंटेज दिया हुआ है उसको क्या करिए आप, जो भी उसका मोलर मास है उससे डिवाइड करिए, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 4.07 आएगा। इसी तरीके से आप किसके मोल्स निकाल लीजिए, कार्बन के। तो 24.27 दिया था, डिवाइड बाय किससे कर दीजिए, 12 से कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 2.02 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ क्लोरीन का दिया था, तो क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स 71.65 है, इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 36.5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आ जाएगी 36.35 से आप डिवाइड कर देंगे, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, वो कितनी आ जाएगी, 2.02 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। इसके बाद आप क्या करिए, जो भी सबसे छोटा नंबर है, देखिए इन तीनों में अगर देखा जाए सबसे छोटा नंबर ये 2.02 खुद ही है, तो उसी से तीनों को मतलब इसको भी डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए। तो अगर पहले में देखा जाए हाइड्रोजन जो आ जाएगा, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक मेनली फिर एक रेशियो मिल जाएगा। तो जैसे 4.07 था, उसको 2.02 से डिवाइड किया, अप्रोक्सीमेट 2 आया। सेकंड में देखेंगे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, थर्ड में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, आपके पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना ये क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत आसानी से देखिए आपने निकाल लिया। तो C के साथ 1 आया, H के साथ 2 आया, तो CH2 और Cl, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। अब CH2Cl जो है इसका आप क्या चाहते हैं, इसका मतलब हमको निकालना क्या है। तो देखिए हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, पहला पार्ट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को बताना है। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए कि CH2Cl का मॉलिक्यूलर मास जो होगा ये क्या होगा। तो कार्बन का हो जाएगा 12, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है तो 2, और इसका आप देखेंगे 35.5, तो 24 हो गया, और 59.5 हो जाएगा, ये 59.5 आएगा, 50 नहीं 49.5 हो जाएगा, ये 49.5 हो गया एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब आपको n निकालना पड़ेगा। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास देखिए आपको दिया है 99, अपॉन क्या कर देंगे 49.5 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना था, तो ये जो होगा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। तो n कितना था आपके पास में, n आप देख सकते हैं 2 आ गया। एन आपके पास में 2 आ चुका है, तो क्या कर दिए 2 को सीधे सीधे CH2Cl से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C2H4Cl2 ये आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बहुत आसान सा वैसे क्वेश्चन है, कोई खास इसमें क्वेश्चन में करना नहीं होता है।
चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लैब, और ये एक रिएक्शन दी गई है, इससे क्लोरीन को प्रिपेयर किया गया। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, तो मतलब इसको कंसीडर करिए इन विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, मतलब यहाँ पर इन दोनों के बारे में मेनली बात हो रही है, तो इन्हीं दोनों को देखना है हमें। तो हम लोग को मेनली क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, तो HCl का मास निकालना है, HCl का मास कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर पहले MnO2 का मोलर मास आप निकालेंगे तो ये 55 प्लस 32 इज इक्वल टू 87 आ जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। और अगर HCl का निकालेंगे तो HCl का आ जाएगा 35.5 प्लस 1 36.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये आ गया आपके पास में। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो 87 ग्राम जो MnO2 है ये इसके चार एटम से जुड़ रहा है, इसको मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 87 ग्राम, ठीक है। MnO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिंग विद 4 इंटू 36.5, 4 इंटू 36.5 ग्राम क्या चाहिए हमको, HCl चाहिए। हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट, तो कितना ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा, ये हम लोग को मेनली यहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर 1 ग्राम HCl देखा जाए तो 1 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा, नहीं नहीं, यहाँ पर हमको 5 ग्राम MnO2 दिया हुआ है कि 5 ग्राम MnO2 से कितना रिएक्ट करेगा HCl। तो 1 ग्राम से इतना रिएक्ट कर, मतलब 87 ग्राम से इतना रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम से पहले निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 36.5 अपॉन क्या आ जाएगा 87, और कितने ग्राम से निकालना रिएक्ट करेगा 5 ग्राम MnO2 किससे कितने से रिएक्ट करेगा, तो 5 ग्राम MnO2 कितने HCl से रिएक्ट करेगा 4 इंटू 36.5 इंटू 5 अपॉन 87। ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास जो आंसर आ जाएगा 8.39 ग्राम आ जाएगा, और यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, फाइंड द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन एटम Cl Z इज इक्वल टू 17। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू अगर आप इसमें देखेंगे तो 3 होगी। एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इसके बाद 4 होते हैं क्योंकि, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 होगी, और स्पिन क्वांटम नंबर जो होगी +1/2 होगी, ठीक है। राइट द नेम एंड रूल ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो जो मतलब जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, हंड्स रूल की वजह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हंड्स रूल की वजह से ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या कहता है, पहले पेयरिंग होनी चाहिए, उसके बाद सिंगली ऑक्यूपाइड, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड सारे हो जाएंगे फिर पेयरिंग होगी। पहले सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हुए, यहाँ पहले ही पेयरिंग हो गई, तो ये गलत है इसलिए, ठीक है। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये व्हाट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, व्हाई इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की जो होती है ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो सबसे ज़्यादा कार्बन में होगी, बेरिलियम में होगी उससे पहले, उससे कम देखेंगे तो बोरॉन में होगी, और सबसे कम देखेंगे लिथियम में होगी, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर अगर देखा जाए तो मेटेलिक कैरेक्टर इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर लिथियम के पास है, फिर बोरॉन के पास है, फिर बेरिलियम के पास है, और फिर कार्बन के पास है। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, ये मेनली मेजरमेंट होता है किसका, डिसऑर्डर का या रैंडमनेस का, किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर को या रैंडमनेस को मेजर करने के लिए एंट्रोपी यूज करी जाती है। प्रेडिक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो आपको बताना है इन दोनों प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर भी क्या हो रही है, दोनों ही केस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। राइट द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का अगर आप कॉन्जुगेट एसिड देखेंगे तो H प्लस उसमें ऐड कर दीजिए, NH3 में H प्लस ऐड करेंगे तो NH4 प्लस आ जाएगा। बेस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, NH2 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस के लिए NH2 1 माइनस हो जाएगा, ये H प्लस हटा दिया जाएगा और उसमें H प्लस ऐड कर दिया जाएगा। डेराइव द रिलेशन Kp इज इक्वल टू KC/RT डेल्टा एन। अब देखिए ये आपको डेरिवेशन थोड़ा सा रटना पड़ेगा, इसको आप रट लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा डेरिवेशन। वैसे करना कुछ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपको बता देते हैं, ए है, ठीक है, रिएक्टेंट ले लिए, बी है, ये दे देगा क्या,
ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी दे देगा प्लस डी दे देगा, ठीक है। मतलब ये जो ए बी सी स्मॉल वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब आपको केपी जो निकालना होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर सी, ठीक है, इसकी पावर आप चाहे तो सी ले लीजिए। इसी तरीके से प्रेशर डी, इसकी पावर आप डी ले लीजिए, अपॉन प्रेशर ए, इसकी पावर आप ए ले लीजिए। अब यहाँ पर सी कैपिटल है, ये डी कैपिटल है, ये ए कैपिटल है, और यहाँ प्रेशर बी हो जाएगा, इसकी पावर आप स्मॉल बी ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको अगर प्रेशर P इज इक्वल टू एम आर टी, आपने सुना होगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो P इज इक्वल टू एम आर टी हो जाता है, ठीक है। तो एन आर टी लिखे एम आर टी लिखे बात एक ही है, वो आपको समझना पड़ता है कि वो ले क्या रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम लोग प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स और उसमें मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, इसको सी की पावर सी लिख देंगे, डी की पावर डी लिख देंगे, ठीक है, स्मॉल डी। और यहाँ पर आर टी बचेगा। अब आर टी एक इसमें सी वाले में बचेगा, एक डी वाले में, तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस डी। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ए की पावर ए हो जाएगा, बी की पावर बी हो जाएगा, और आर टी की पावर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आर टी की पावर ए प्लस बी है, जब ये ऊपर आएगा तो डेल्टा एन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, इतना जो पूरा टर्म है बन जाएगा के सी इंटू आर टी की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा, जहाँ पर डेल्टा एन क्या है, सी प्लस डी एक ब्रैकेट में माइनस ए प्लस बी, तो हो जाएगा इस तरीके से प्रूफ। 27th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। Permanganate ion react with bromide ion in basic medium to give manganese dioxide and bromate ion. Write the balance ionic equation for the reaction. तो आपको बैलेंस आयनिक इक्वेशन इसकी बतानी है, क्या हो जाएगी, तो आपको बता देते हैं, फाइनल रिएक्शन बता देते हैं। तो MnO4 माइनस हो जाएगी, इसमें क्या कर दीजिए, Br माइनस को ऐड कर दीजिए और वाटर ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्या बन जाएगा, MnO2 बनेगा, ठीक है, प्लस BrO3 माइनस बनता है, प्लस ओ एच माइनस बनता है। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, इसके बाद MnO2 में भी 2 लगा दीजिए, ओ एच में भी 2 लगा दीजिए, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक है। प्रोसेस बहुत लंबा है, उसको आप देख लीजिएगा कैसे होगी है। अब देखिए अगले में क्या कहा गया, वाई आइसोमेरिक टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, तो इसके पीछे जो प्रोसेस या फिनोमेना लगता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट है। बस आप ये दोनों टर्म लिख दीजिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। तो फॉर्मिक एसिड जो है HCOOH, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू CH3। अगर CH3 लगा देंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता, इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होता है। वाई इज ब्यूट टू इन मोर स्टेबल। अब देखिए ब्यूट टू इन जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो केवल और केवल क्या आ जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ब्यूट 1 इन से ज़्यादा स्टेबल होती है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, पूरा आपको दिया गया है, CH4 की एंथैल्पी इतनी है, कार्बन की एंथैल्पी इतनी है, हाइड्रोजन की एंथैल्पी इतनी है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एक रिएक्शन देखिए दी गई है, C प्लस H2 गिव CH4, ठीक है, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखिए पूरी पूरी रिएक्शन में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, देखिए इसमें सेकंड वाला पार्ट ज़्यादा आसान है, उसको पहले हम आपको बता देते हैं। तो देखिए रिएक्शन दी गई है आपको, डेल्टा एस दे दिया गया और डेल्टा एस दे दिया गया, आपसे टेम्परेचर पूछा गया है। आपको पता होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेल्टा जी जो है वो जीरो है, और डेल्टा जी जीरो होने की वजह से टेम्परेचर आप आसानी से निकाल सकते हैं डेल्टा एच बाई डेल्टा एस करके। डेल्टा एच आपके पास में कितना हो जाएगा, 400 दिया हुआ है, डेल्टा एस कितना दिया है, 0.02 दिया है, कितना आ जाएगा, 20,000 केल्विन आ जाएगा। तो 20,000 केल्विन इसमें सही हो जाएगा, आप इसका आसानी से आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अगले में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में किसकी जीरो एंथैल्पी होगी, तो ऑक्सीजन गैस जो है उसकी एंथैल्पी जीरो होगी। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन ये क्या कहता है,
ये मेनली कहता है कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज होती है किसी भी रिएक्शन में वो क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे रिएक्शन कितनी भी लंबी हो, कितने भी स्टेप्स में हो रही हो, उससे मतलब नहीं है। बस ये याद रखिएगा जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा किसी भी रिएक्शन में वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कैरियस मेथड, डूमा मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। इसमें मेनली कैरियस मेथड के बारे में पूछा गया। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दी कंपाउंड। तो ब्रोमीन का परसेंटेज आपको इसमें बताना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा AgBr का। AgBr का मोलर मास हो जाएगा 188 ग्राम पर मोल। ये आप देख लीजिएगा कैसे हुआ, 108 प्लस 80 कर दीजिएगा, वैसे दिया होगा इसमें। अब इसका मतलब क्या है कि 188 ग्राम जो AgBr है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसमें 80 ग्राम ब्रोमीन है। 80 ग्राम इसमें क्या रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसमें 80 ग्राम ब्रोमीन है, क्योंकि इसका 80 होता है और इसका 108 होता है एटॉमिक मास, तो 80 ग्राम इसमें क्या था, ब्रोमीन था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0.12 ग्राम AgBr अगर आपके पास है, ठीक है, AgBr अगर 0.12 ग्राम है तो इसमें ब्रोमीन कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 80 इंटू 0.12 अपॉन 188। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आपसे क्या कहा गया, परसेंटेज ही बताना है। तो ब्रोमीन का परसेंटेज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए, 80 इंटू 0.12 अपॉन 188 है, इंटू 0.15 ये वाला कर दीजिए, 0.15 इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 35.04 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए देखिए क्या कह रहा है। 0.26 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.39 ग्राम ऑफ वाटर एंड 2.245 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंबशन। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपसे कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा गया है, क्या होगा, इसको आप आसानी से निकाल लीजिएगा। कार्बन का परसेंटेज आ रहा है 25.69 और हाइड्रोजन आ जाएगा 16.66। इसको आप लोग कर लीजिए अपने आप से। इन डूमास मेथड फॉर डिटरमाइनिंग नाइट्रोजन कंटेंट, द नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो नाइट्रोजन जो है किस गैस में ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, तो नाइट्रोजन में ही होगा ये, तो सी ऑप्शन सही है। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एस्टिमेटेड बाय कैरियस मेथड। अब कैरियस मेथड जो है क्या एस्टिमेट नहीं कर सकता, नाइट्रोजन को एस्टिमेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहीं तक फिलहाल हम अपना डिस्कशन रख रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताए थे कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे ये देख लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आप चाहें तो अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, इसको आप कर लीजिएगा, बहुत इजी इजी से हैं। टफ वाले क्वेश्चन ज़्यादातर हमने डिस्कस कर लिए थे, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछाएगा। बेंजीन को बदलना है साइक्लोहेक्सेन में, तो बेंजीन आप ले लीजिए, ठीक है, बेंजीन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो जाएगी, इसको 3H2 के साथ रिएक्ट कर दीजिएगा, निकल और प्रेजेंस ऑफ हीट इसमें होगी और क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, ये करना होगा। बेंजीन को टॉल्यूइन में कन्वर्ट करना है, तो बेंजीन को टॉल्यूइन में कन्वर्ट करने के लिए यही सेम बेंजीन लीजिएगा, लेकिन इसकी जो रिएक्शन होगी वो किससे हो जाएगी, CH3Cl के साथ होगी, इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो बेंजीन जैसा ही एक वो बनेगा, अल्टरनेट वाला, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा इस पे, तो CH3 लगने का मतलब टॉल्यूइन है और HCl बन जाएगा। अगले में क्या कहा, बेंजीन की रिएक्शन जो हो रही है, मतलब बेंजीन से क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है। अब बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, तो पहले आप बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन ले ली, इसके बाद क्या करना होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 HNO3 यूज करना पड़ेगा और कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कितने किस टेम्परेचर पे, 323 टू 333 केल्विन पे इसको यूज करना पड़ेगा, और क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाएगा। यहाँ पर क्या लगा दीजिए, NO2 लगा दीजिए और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, तो ये नाइट्रोबेंजीन आपकी बन गई। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द कंबशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। तो कंबशन मीथेन का जब होता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, मीथेन मतलब CH4, इसकी रिएक्शन O2 से होती है, बनता है CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिएगा आप, यहाँ पे 2 लग जाता है ऑक्सीजन में और 2 H2O में लग जाएगा।
स्टेट आप सबके जानते हैं, सभी की स्टेट गैसेज़ होगी, बस ये वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होगा। ब्यूटेन का कंबशन कहा गया है, तो ब्यूटेन के कंबशन में क्या हो जाएगा, C4H10 होगा, प्लस क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन कर दीजिए, क्या बना देगा, CO2 बना देगा और फिर से H2O बना देगा। बैलेंसिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, यहाँ 4 है, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 13/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो हम लोग प्लेलिस्ट में लगाए हैं, फिजिक्स का सैम्पल पेपर भी लगाया है जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।